नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो कहानी है वो किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी लगती है। बिल्कुल। एक चलती ट्रेन, 40 हथियारबंद डकैत और एक अकेला निहत्था आदमी। और ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है, ये इस बात की है कि हमारा अनुशासन, मतलब जो ट्रेनिंग हमें मिलती है, वो हमारे अंदर के डर पर कैसे हावी हो सकती है। हाँ, और ये कहानी हमें उस एक पल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो शायद किसी की भी जिंदगी में आ सकता है। वो पल। जब आप या तो भीड़ का हिस्सा बनकर चुप रह जाते हैं या फिर अकेले खड़े होने का फैसला करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के एक रिटायर्ड गोरखा राइफलमैन बिष्णु श्रेष्ठ की। तो चलिए पहले उस रात का माहौल समझते हैं। तारीख थी 31 अगस्त 2010। मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के घने जंगलों से गुजर रही थी। रात का समय, डिब्बे में ज्यादातर लोग सो रहे हैं या सोने की कोशिश कर रहे हैं। एक शांत, लगभग उबाऊ सा सफर। बिल्कुल, मतलब अपराध के लिए एक परफेक्ट स्टेज जैसा लगता है ना? सुनसान इलाका, बेखबर यात्री। हाँ, और अपराधी इसी चीज का, इसी मनोवैज्ञानिक बढ़त का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि एक बंद डिब्बे में जब मदद बहुत दूर हो तो डर ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और वही हुआ। जी। अचानक लगभग 40 लोगों का एक गिरोह डिब्बे में घुस आया। उनके हाथों में चाकू, तलवारें, यहाँ तक कि पिस्तौलें भी थीं। 40 लोग। हाँ, और उनका मकसद सिर्फ लूटना नहीं था, उनका मकसद था दहशत फैलाना, ताकि कोई पलटकर जवाब देने की सोच भी न सके। और ये तरीका काम कर गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, लोग डर के मारे सुन्न पड़ गए। बिल्कुल, डकैत लोगों से उनका सामान छीन रहे थे, उन्हें मारपीट रहे थे। ऐसी स्थिति में देखिए, ज्यादातर लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसे फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं, है ना? सही। और जब खतरा इतना बड़ा हो, 40 हथियारबंद लोग, तो 99% लोगों का दिमाग फ्रीज मोड में चला जाता है। मतलब बस जो हो रहा है होने दो। हाँ, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग कहता है चुपचाप रहो, शायद बच जाओगे। विरोध करने का मतलब है मौत को सीधा न्योता देना, और उस डिब्बे में हर कोई इसी मोड में था। और मजे की बात यह है कि विष्णु श्रेष्ठ भी शुरू में इसी मोड में थे। अच्छा। हाँ, जब डकैत उनके पास पहुंचे तो उनका पहला ख्याल ये नहीं था कि मैं एक सैनिक हूं, मैं लड़ूंगा। उनका ख्याल था, मैं रिटायर हो चुका हूं, मुझे इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है, पर मानवीय भी है। मानवीय कैसे? वो तो एक गोरखा सैनिक थे। देखिए, वो अब एक सैनिक नहीं, एक आम नागरिक थे। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके थे। एक प्रशिक्षित सैनिक होने के नाते वो खतरे को किसी भी आम इंसान से बेहतर समझ रहे थे। मतलब उन्हें पता था कि हालात कितने खतरनाक हैं। बिल्कुल, उन्हें पता था कि अकेले लड़ना कितना बड़ा जुआ है। उनका दिमाग वो रिस्क को कैलकुलेट कर रहा था और कह रहा था, पीछे हटो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके दिमाग के उस सारे कैलकुलेशन को, उस तर्क को पूरी तरह से पलट दिया। वो टर्निंग पॉइंट। हाँ, डकैतों ने एक 18 साल की लड़की को उसके माता पिता से छीन लिया। वो उसे घसीट रहे थे और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। और ये वो ट्रिगर था। यहीं पर तर्क खत्म हो जाता है और उसूल शुरू होते हैं। सही। उस लड़की की चीख ने विष्णु श्रेष्ठ के अंदर के रिटायर्ड नागरिक को खत्म कर दिया और गोरखा सैनिक को जगा दिया। अब ये सिर्फ लूटपाट का मामला नहीं रहा था। नहीं, ये किसी की इज्जत पर हमला था। और गोरखा रेजिमेंट का सिद्धांत है, कायर हुनो भंदा मरनु रामरो। जिसका मतलब है, कायर की तरह जीने से बेहतर है मर जाना। उस एक पल में उनके सालों के प्रशिक्षण और उनके उसूलों ने उनके डर पर काबू पा लिया। तो उन्होंने फैसला कर लिया। वो अपनी सीट से उठे। अब यहाँ एक सवाल उठता है, एक तरफ 40 लोग, दूसरी तरफ एक अकेला आदमी। ये कोई बराबरी का मुकाबला तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सोचा क्या था? वो करने क्या वाले थे? उन्होंने वो किया जिसके लिए उन्हें सालों तक तैयार किया गया था, अराजकता में व्यवस्था खोजना। व्यवस्था खोजना। हाँ, उनमें से एक डकैत ने उन पर चाकू से हमला किया। अब एक आम इंसान के लिए ये मौत का पैगाम होता, लेकिन विष्णु के लिए ये एक मौका था। एक मौका। जी। उन्होंने बिजली की तेजी से हमलावर का हाथ पकड़ा, उसी के हाथ से चाकू छीना और पलटकर उसी पर वार कर दिया। वाह। ये क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का पहला नियम है। दुश्मन के हथियार को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। तो अब उनके हाथ में एक हथियार आ गया था और फिर उन्होंने अपनी खुखरी निकाली। हाँ,
हम सब ने गोरखा और खुखरी के बारे में सुना है, लेकिन ये सिर्फ एक चाकू से कहीं ज्यादा है ना? इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। बहुत गहरा असर। खुकरी सिर्फ एक हथियार नहीं, एक पहचान है, एक प्रतीक है। उन डकैतों की आंखों के सामने एक रिटायर्ड आदमी अचानक एक गोरखा सैनिक में बदल गया था जो अपनी खुखरी लहरा रहा था। ये नजारा ही उनका आधा मनोबल तोड़ने के लिए काफी था। उन्होंने सिर्फ एक हथियार नहीं निकाला था, उन्होंने एक किंवदंती को जगा दिया था। बिल्कुल। और फिर जो लड़ाई हुई वो लगभग 47 मिनट तक चली। मैं ये संख्या अविश्वसनीय लगती है। 47 मिनट? एक आदमी 40 लोगों से कैसे लड़ सकता है? ये सवाल जायज है और इसका जवाब टैक्टिक्स में छुपा है, सिर्फ ताकत में नहीं। टैक्टिक्स? हाँ, वो 40 लोगों की भीड़ से एक साथ नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने डिब्बे के तंग रास्ते का फायदा उठाया होगा, एक बॉटलनेक बनाया होगा जहां एक बार में 1 या 2 लोग ही उन तक पहुंच सकते थे। अच्छा। उन्होंने भीड़ को एक एक करके होने वाली लड़ाइयों की एक सीरीज में बदल दिया। मतलब वो सिर्फ अंधाधुंध वार नहीं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी ट्रेनिंग का कमाल था। उनका हर वार सटीक और एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। किसी के हथियार वाले हाथ पर हमला करना ताकि वो लड़ न सके, किसी के घुटने पर वार करना ताकि वो खड़ा न हो सके। उनका लक्ष्य सबको मारना नहीं था। नहीं, उनका लक्ष्य था हमला करने की उनकी क्षमता को तेजी से खत्म करना। वो खतरों को प्राथमिकता दे रहे थे। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है उसे पहले गिराओ। ये महज शारीरिक हिम्मत नहीं थी, ये एक लड़ाई का दिमागी खेल था। और 47 मिनट तक इस शारीरिक और मानसिक दबाव को झेलना, ये अपने आप में असाधारण है। यही सबसे हैरान करने वाली बात है। इतनी देर तक एड्रेनलिन के हाई पर लड़ते रहना किसी भी इंसान को निचोड़ सकता है, पर उनकी ट्रेनिंग ने उनके शरीर को इस तरह की थकान झेलना सिखाया था। और इस दौरान उन्होंने बाकी यात्रियों को भी बचा लिया। हाँ, अनजाने में विष्णु श्रेष्ठ ने पूरे गिरोह का ध्यान अपनी ओर खींचकर बाकी सभी यात्रियों के लिए एक ढाल बना दी थी। और अंत में नतीजा? एक अकेले योद्धा के सामने वो 40 लोगों का गिरोह टिक नहीं पाया। 3 डकैत मारे गए, 8 बुरी तरह घायल हुए और बाकी अपनी जान बचाकर भाग गए। कमाल है। उन्होंने सिर्फ डकैतों को नहीं हराया, उन्होंने उस डिब्बे में फैले डर को हराया। जैसे ही डकैतों का आतंक टूटा, यात्रियों की हिम्मत और आवाज वापस आ गई। और लोगों ने क्या कहा? किसी ने चिल्लाकर कहा, तिमी नहीं असली हीरो हो, यानी तुम ही असली हीरो हो। वो सिर्फ तारीफ के शब्द नहीं थे, वो एक एहसास थे। और वो लड़की जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, वो पूरी तरह सुरक्षित थी। उसके और उसके परिवार के शब्द शायद किसी भी मेडल से बढ़कर थे। लड़की ने रोते हुए उनसे कहा, आप भगवान बनकर आए। एक सैनिक के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? कुछ नहीं। और उनकी बहादुरी को पहचान भी मिली। भारतीय सेना ने उन्हें शौर्य पुरस्कार और उत्तम सेवा मेडल दिया। उनके अपने देश नेपाल ने भी उन्हें वीर योद्धा का सम्मान दिया। तो इस सब कुछ समेटते हुए यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? क्या ये सिर्फ एक बहादुर आदमी की कहानी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे सही ट्रेनिंग और मजबूत नैतिक मूल्य आपके दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बदल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग? हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग फ्रीज यानी डर कर जम जाना है। विष्णु श्रेष्ठ की सालों की ट्रेनिंग ने उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को फाइट यानी लड़ना बना दिया था। लेकिन वो भी तब जब उनके उसूलों को चुनौती दी गई। बिल्कुल। मतलब हीरो कोई पैदा नहीं होता, उन्हें बनाया जाता है। उनके अनुभव, उनकी ट्रेनिंग, उनके सिद्धांत उन्हें उस पल के लिए तैयार करते हैं। तो विष्णु श्रेष्ठ उस रात हीरो इसलिए नहीं बने कि उन्होंने लड़ने का फैसला किया। नहीं, वो हीरो उस दिन ही बन गए थे जब उन्होंने सेना ज्वाइन की थी और उन सिद्धांतों को अपनाया था जिन्होंने उन्हें उस रात लड़ने पर मजबूर किया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी किसी ट्रेन में होते हैं जहां कुछ गलत हो रहा होता है। हाँ, हम शायद 40 डकैतों का सामना न करें, लेकिन हम अन्याय, गलत व्यवहार या किसी की बेबसी का सामना जरूर करते हैं। और उस पल हमें चुनना होता है। बिल्कुल। क्या हम डरकर फ्रीज हो जाते हैं या हमारे अंदर कोई ऐसा सिद्धांत है जो हमें खड़ा होने के लिए मजबूर करता है? विष्णु श्रेष्ठ की कहानी हमें याद दिलाती है कि असाधारण साहस किसी अलौकिक शक्ति से नहीं आता। वो सही और गलत की गहरी समझ और उस समझ पर टिके रहने के फैसले से आता है, भले ही आप अकेले क्यों न हो।